प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमारे पास ना ऐसे पेशेंट बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे केमोथेरेपी लेके भी पेशेंट आते हैं कि आईब्रोज के ऊपर जो बाल है ना वो पूरी तरह से निकल गया है, या फिर जो यहाँ पलकों के ऊपर जो बाल रहता है वह निकल गया है। तो इस पर आयुर्वेद में क्या चिकित्सा करना चाहिए और किस तरह से चिकित्सा करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि ना हमारे पास ऐसे पेशेंट आते ही हैं कि बहुत सारे लोग मतलब केमोथेरेपी लेने के बाद आते हैं पेशेंट, तो उनको ना आईब्रोज के ऊपर आईब्रो और ये जो आई लैशेस है इसके बाल ना पूरी तरह से गिर जाते हैं। तो केमोथेरेपी का कभी कभी साइड इफेक्ट होता है, कभी कभी कोई और ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है जो एलोपैथी के ड्रग्स होते हैं बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी वजह से बाल गिरने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि गिरना मतलब झड़ना, पूरी तरह से हेयर लॉस होने लगता है। और दूसरा कभी कभी कृमि जन्य होते हैं, छोटे छोटे कृमि आईब्रोज के ऊपर आई लैशेस के ऊपर उनके रूट पे ऐसे चिपके रहते हैं, और उसकी वजह से हमें कृमि का भी विचार करना चाहिए। पहले हेतु हमें देखना चाहिए कि वो केमोथेरेपी की वजह से हो रहा है कि उसको कृमि है। अगर केमोथेरेपी नहीं है इतिहास तो कोई बात नहीं। और फिर हमें ये देखना चाहिए कि लेंस लगा के, जो लेंस होता है उसके मैग्नीफाइड लेंस से हमें देखना चाहिए, फिर छोटे छोटे कृमि दिखाई देते हैं। तो क्या कर हमारे सर ने ऐसे सिखाया कि मोमबत्ती के ऊपर ना सुई को गर्म कर दीजिए, और गर्म सुई को लेंस से पहले देख के, और फिर ऐसे ना वहाँ सुई ऐसे टच करिए जहाँ पे कृमि दिख रहे हैं आप लोगों को। कृमि टच करिए तो कृमि चिपक जाते हैं उसमें, और फिर उनको निकाला जाता है। ऐसे किया जाए, जो विजिबल है कृमि उनके लिए ठीक है, जो नहीं विजिबल है तो उनके लिए हम मेडिसिन बता दें, उसको आप लगाइए। तो यहाँ पे आईब्रोज के ऊपर जो बाल है उसका प्रयोग बहुत अनुभूति योग्य है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जो भी मैं बता रहा हूँ ये हमारे गुरुजी के गुरुजी, उनके गुरुजी ऐसे 500 साल पुराना ये अनुभूत योग है। और बहुत सारे योग हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, जो आपकी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। कभी भी कोई भी पेशेंट आपके पास आए तो ये मत बोलिए कि आईब्रो का हेयर लॉस हो रहा है तो हमारे पास इलाज नहीं है। इलाज है, आप लोग को ढूंढना पड़ेगा कि क्या इलाज है। मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ जो आपके प्रैक्टिस में काम आने वाला है। क्या होता है कि कभी कभी ना आईब्रोज के ऊपर या आई लैशेस के जो बाल हैं यहाँ पर पित्त की वृद्धि हो जाती है, शरीर में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाता है, उसके वजह से कंडू भी होने, खुजली भी होने। अब पित्त की वजह से होगा और कफ भी इन्वॉल्व रहेगा तो फिर कंडू भी होगा, खुजली बहुत ज्यादा आती है। और खुजली आके और ड्राइनेस भी अगर होगा तो वायु का रहेगा, और उसमें बर्निंग होता है बहुत ज़्यादा, और ऐसे होके और बाल जो है वो गिरने लगते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि खुजली ऐसे सिम्टम रहता है, असली में खुजली नहीं रहता है, वहाँ पे बहुत ऐसे ड्राइनेस की वजह से ऐसा होता है कि खुजली खुजला खुजला के बाल गिरने लगते हैं, वहाँ पे बर्निंग भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो इसमें बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कृमि का विचार हमें करना चाहिए अगर केमोथेरेपी नहीं लिया गया है तो। केमोथेरेपी भी ले लिया गया है तो उसकी चिकित्सा मैं बाद में अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन लेप के रूप में हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमें क्या करना है, अपामार्ग का मूल लेना है। अपामार्ग वनस्पति आप लोगों को मालूम है, चरक संहिता में बताया कि अपामार्ग तंडुल्यम अध्यायम, चरक सूत्र स्थान दूसरा चैप्टर में अपामार्ग तंडुल्य बताया है। तो वही अपामार्ग का मूल ले लेना है, और उसको दूध में या घी में हमें ना क्या करना है कि कम आंच पे थोड़ा सा से फ्राई कर देना है। आप घी में भी कर सकते हैं अपामार्क मूल का, थोड़ा सा पीसेस करके, और अच्छे से भून दीजिए, फ्राई कर दीजिए घी में, या फिर दूध में कर दीजिए। और फिर क्या करना है, या दूध के ऊपर का जो झाग मलाई होता है उसमें उसको पहले गर्म करके, और फिर वो अपामार्क मूल को डाल के छोटे छोटे पीसेस करना है, बहुत बारीक पीसेस करके, और उसको भून देना है। और उसके बाद ना वो जो रहेगा लेप टाइप रहेगा, आप या तो अपामार्क मूल का कल्क बना लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर सूखा हुआ पाउडर, अगर या सुखा के आप शायद चूज करके उसका पाउडर फॉर्म में कर लीजिए, और उसको घी में थोड़ा सा फ्राई करके, और फिर वहां पे लगा देना है हमें मलाई के ऊपर। मलाई में भी भुना हुआ या घी में भुना हुआ या दूध में भुना हुआ यहाँ आईब्रोज के ऊपर लगा के रखिए। तो इससे क्या होता है कि बाल फिर से आने लगते हैं। ये केमोथेरेपी के उसमें भी रिजल्ट अच्छा आता है, अगर पित्त की वजह से अगर हुआ है उसमें भी अच्छा रिजल्ट आता है, और अगर कृमि के वजह से है उसमें भी अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि कृमि में भी यह अपामार्ग मूल है, यह कृमिग्न है, इसलिए इसको बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। इसी तरह से जो कड़वा वाला जो लौकी होता है, कड़ू जो हम लोग दूधी बोलते हैं, उसके बीज लेने हैं। और अगर आपको कड़वा वाला बीज लौकी का बीज नहीं मिल रहा है तो बीज कहीं पर भी मिल जाएगा, लौकी का बीज चाहिए। इसको पानी में घिस के अच्छे से कल्क बना के, पतला सा लेप बना के आईब्रोज के ऊपर और लैशेस के ऊपर ऐसे लगा दीजिए। आंखों में ध्यान दीजिए कि वो आंखों में अंदर ना घुस जाए।
तो ऐसे केवल ऊपर ऊपर ही लगाना है, तो इससे क्या होता है कि बाल अच्छे आने लगते हैं। तीसरा अनुभूति योग है कि टंकन क्षार लेना है और नींबू के रस में मिक्स करके और ऐसे लगा देना है। तो टंकन क्षार का भी प्रयोग करने से बाल झड़ना, आईब्रोज के हेयर लॉस में बहुत अच्छा फायदा होता है। आई लैशेस के बाल में भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कपूर लेना है, कैम्फर जो रहता है वो कैम्फर कपूर लेना है, नींबू के रस में इस अच्छे से पीस के मिक्स कर देना है कैम्फर को, और उसको यहाँ लगा देना है। इतना अच्छा फायदा होता है, बाल झड़ना भी रुक जाता है और नए नए बाल भी आ जाते हैं। फिर पांचवा है कि काला धतूरा का वृक्ष लेना है और उसका थोड़ा सा हमें रस लेना है, काला धतूरा का रस। काला धतूरा का वृक्ष मैंने बोल दिया, लेकिन वो पौधा के रूप में आता है। तो काला धतूरा का हमें रस निकाल लेना है, उसमें दूध नहीं लेना है, शीर नहीं लेना है, उसको ध्यान में रखिए, उसका रस निकालना है। तो आप देखिए कि अगर मतलब पत्तों से निकल रहा है तो हमें रस लेना है, हमें बहुत ज्यादा क्षारीयता नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा सा रस के रूप में लेना है। और दूध के रूप में आ रहा है तो ठीक है, आप ले सकते हैं। और काला धतूरा ही होना चाहिए। और जो भृंगराज का रस होता है उसको मिक्स करके कपास में भिंगो के और सुखा देना है, वो ऐसे कॉटन में ऐसे भिंगा के सुखा देना है। उसके बाद में क्या करना है कि वो बत्ती टाइप बना है, जो कपूर का ऐसे हमने बत्ती बनाया है, उसमें क्या डाला है हमने, काला धतूरा का रस और भृंगराज का रस, उसको मिक्स करके ऐसे बत्ती टाइप बना दिया। और वो बनाने के बाद हमें क्या करना है कि घी में डुबा देना है और फिर उसको हमें ना काजल बनाना है। घी में डुबा के एक और कटोरी में घी को गर्म करके दिया जला के और दूसरा ऊपर से ऐसे रख दिया, तो काजल बनाते हैं ना पारंपरिक मेथड से, और वह काजल बनेगा। और ये बत्ती जो है, जो मैंने बताया कि धतूरे का रस और दूसरा मैंने क्या बताया, भृंगराज का रस, इसको हमने क्या किया कि हमने इन रस में कपूर को सॉरी कॉटन के जो ये है बत्ती, उसको बना के सुखा दिया। और सुखाने के बाद घी में डुबा के, और इसका हमने एक दिया जलाया और एक से मतलब हमने दिया जलाया और उसके ऊपर एक कटोरी रख दिया, तो वो काला काला जो जमा होगा, जो घी से बना हुआ काजल होता है। और बत्ती जल रही है तो उसमें क्या है मेरे को बार बार बोलना पड़ा है, काला धतूरा का रस और भृंगराज का रस, इसका जो काजल बन रहा है ये कॉम्बिनेशन से बन रहा है। इसको हमें यहाँ पे काजल को लगा देना है, ऐसे लगा दिया ना, तो इससे बहुत अच्छा ये आईब्रो का हेयर लॉस में बहुत बढ़िया काम करता है। और ये अनुभूत योग है, इसका मैंने भी यूज किया है, ये सबका अलग अलग पेशेंट में, मेरा 20 साल का प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह से मंदार का मूल लेना है, मंदार का मूल ले लिया, मंदार वृक्ष पौधे का, और मूल को जला दिया, जिसको हम अर्क बोलते हैं, अर्क। अर्क का मूल जो रहता है उसको जला के राख बना लिया, और उसको क्या करना है कि इसके ऊपर लगा दिया, राख को पानी के साथ मिक्स करके लगा दीजिए, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऐसे जहाँ पे रूट्स है वहां पे लगाइए, अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इससे ना बाल झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाता है। पानी में लगा दिया राख को तो भी चलता है, ऐसा हमारे इसमें बोला है, जरूरी नहीं कि घी, और अलग अलग योग में बताएं, यहाँ पे पानी के साथ लगाने के लिए बोला है। इसी तरह से नीम के जो पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते जो होते हैं उसको ना पूरी तरह से ये करना है, मसल देना है। और मसलने के बाद हाथ में जो स्वरस आ रहा है वो नीम के पत्तों का, उसको ना यहाँ पे आईब्रो में रस को लगा देना है, आईब्रोज आई लैशेस में और आईब्रोज के ऊपर, इससे भी। और ये डेली करना है, आईब्रो का हेयर लॉस में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर आप लोग ये मानते हैं तो करिए, कबूतर की जो विष्ठा होती है, कबूतर जहाँ पर भी मिलते हैं, आप लोग मुंबई में जाएंगे तो मुंबई में बहुत जगह कबूतर खाना वगैरह जगह है, या फिर कबूतर जहाँ मिलते हैं, आप लोग के हर सिटी में सब जगह कबूतर जरूर मिलते हैं। तो कबूतर की विष्ठा को लेके आना है, मधु में खल के और उसको शहद के साथ मिक्स करके लगा देना है, इससे भी आईब्रो अच्छे से आते हैं और गिरना बंद हो जाते हैं। उसी तरह से अगर आप लोग मानते हैं तो सांप का जो ये रहता है ऊपर का जो कवरिंग छोड़ता है, वो लेना है और उसको जला देना है। आप लोग ना, हम यहाँ पुणे में स्नेक गार्डन है, तो यहाँ बहुत सारे सपेरे लोग रहते हैं, तो वो जो केंचुली छोड़ना, सांप अपने केंचुली छोड़ता है ऐसा बोलते हैं ना, तो जो केंचुली रहता है वो सपेरा लोग के पास रहता है। या फिर यहाँ पे स्नेक गार्डन है, पुणे में सबसे बड़ा स्नेक गार्डन है, वहां पर भी आप लोग को मिल जाएगा। तो उसका जो ऊपर का जो केंचुली है, जो ऊपर का उसका वो छोड़ता है अपना स्किन, जो वह लेना है, थोड़ा सा थोड़ा सा कट करके और उसको जला देना है, उसका राख लेना है और वो राख को तेल में, तिल तेल में मिक्स करके और उसको लगाना है।
आई लैशेस के ऊपर भी और आईब्रोज के ऊपर भी। इससे भी ना बहुत बढ़िया काम होता है, आई लैशेस का नया नया ग्रोथ होता है और आईब्रोज के भी बाल फिर से आने लगते हैं। इसी तरह से बबूल के पत्ते का रस, उसका काढ़ा बना के, बबूल का, बबूल ही होना चाहिए, और उसके काढ़ा से रोज आंखों को धोना है। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, इसको हम धोएंगे ना तो इससे भी आईब्रोज के बाल अच्छे आ जाते हैं, आई लैशेस के बाल अच्छे आ जाते हैं। इसी तरह से आप लोग अगर मानते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है, अगर मानते हैं तो गधा, डोंकी जो रहता है आप लोगों को कहीं पर भी मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, पाकिस्तान में गधे बहुत मिलते हैं, वहाँ पे वो लोग ना बहुत ज़्यादा फेवरेट मानते हैं। या फिर जहाँ ये होता है ना, आजकल होता है कि नहीं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहाँ पे गधे जरूर रहते हैं। तो गधे का जो लीद होता है, जो मतलब मल होता है ना, वो लेना है और उसको पीस के पाताल यंत्र से तेल निकालना है। आज के ज़माने में कोई नहीं करेगा, मुझे मालूम है, आजकल सब मॉडर्न डॉक्टर हैं और सब ये मतलब टाई कोट पहनने वाले डॉक्टर हैं, जीन्स पहनने वाले डॉक्टर हैं, मोबाइल चलाने वाले डॉक्टर हैं, तो आजकल कोई नहीं करेगा, लेकिन ये अनुभूत योग है, उस जमाने में किया जाता था। तो गधे का जो लिद का जो लिद को लेके पाताल यंत्र में और उससे तेल निकालना है, और वो तेल, उसमें तेल रहता है, गधे के जो मल होता है ना उसमें तेल रहता है, वह तेल को लगाना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये क्या मलमूत्र को बना, लेकिन ये अनुभूत योग है, चिकित्सक लोगों ने प्रयोग किया है और रिजल्ट आया है। इसी तरह से जो कड़वा वाला जो भोपला होता है, जिसको हम लोग कड़ू भोपला बोलते हैं, या फिर हम लोग जो दूधी बोलते हैं, लौकी बोलते हैं, उसकी जो, मैंने पहले तो बताया कि उसके बीज का भी प्रयोग करना है, यहाँ पर बताया है कि उसकी छाल को जलाकर उसका राख लेना है। अपना जो लौकी का ऊपर का जो ये रहता है ना कवरिंग, आप लोग सब्जी बनाते टाइम उसको छिलते ही हैं, तो वह छिलका को जमा कर लीजिए और उसको जला के राख करके आप एक बर्नी में, डब्बे में रख लीजिए, कांच के शीशे में रख लीजिए। और उसको क्या करना है, जब भी आपके पास पेशेंट है ना तो वो राख को लेके पेशेंट को दे दीजिए और रोज ना पानी में मिक्स करके आईब्रोज के ऊपर लगाना है, तो इससे ना बाल अच्छे आते हैं। ऐसा अनुभूत योग है। इसी तरह से हिराकस जो रहता है, हिराकस को क्या करना है कि तांबे के पात्र में लेके और तुलसी के रस की 10 भावना दे देना है और उसको ना अच्छे से लगाना है। हीरा कासिस, कासिस भस्म को हीरा कासिस भी बोलते हैं। कासिस भस्म आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्षार कासिस तेल यूज करते हैं, तो हीरा कासिस जो है उस वो कासिस का ही टाइप है। आप लोग रस रत्न समुच्चय में देख लीजिए, या आपने रस शास्त्र के सिद्धिनंदन मिश्रा जी के बुक में देख लीजिए, उन्होंने कासिस को हीरा कासिस एक टाइप दिया है। तो वह सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तो हीरा कासिस का भस्म लेना है, उसका बहुत पतला ये पाउडर, फाइन पाउडर ले लेना है भस्म को। और फिर हमें क्या करना है कि तांबे का जो ये रहेगा, कॉपर का जो कोई कटोरी या कुछ रहेगा, उसमें तुलसी की 10 भावना दे देनी है। मतलब छोटा सा, अगर आप लोग को ये बर्तन वाले जो रहते हैं ना, उनके पास कॉपर का आपको खलबत्ता मिल जाता है, जिसमें आप मसाला वसाला कूटते हैं, मीट मसाला वगैरह कूटते हैं, तो वो लेके आइए, अच्छे से धो के उसमें हीरा कासिस डालिए, कासिस भस्म, और उसमें तुलसी के रस की भावना दे दीजिए, और वह ना रोज लगाना है आई लैशेस में और आईब्रोज में। इससे ना बहुत अच्छा बाल आने लगते हैं। उसी तरह से करंज का बीज लेना है। करंज वृक्ष आप लोग की सिटी में सब जगह मिलता होगा, उसके बीज लेना है, दालचीनी लेना है, तुलसी के पत्ते लेने हैं, करंज के फूल लेना है, और इसका काढ़ा बनाना है और इसको छान लेना है। और छानने के बाद ना मधु जैसा इसको पानी में थोड़ा ऐसे काढ़े को ये घोटते रहना है, घोटते रहना है, थोड़ा गाढ़ा बन जाएगा, ऐसे चटनी जैसा जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा। और उसको ना ठंडा हो जाए के बाद, होने के बाद उसको लगाना है। ये 7 दिन तक भी चलता है, खराब नहीं होता है। तो उसको लगाने से ना आई लैशेस में थोड़ा देखिए आंखों में ना जाए, वो अंदर ना इन्फेक्शन हो जाए, मतलब अंदर न जाए, आंखें बंद करके लगाने की कोशिश करिए और आईब्रोज के ऊपर लगाइए। तो ये करंज का बीज हो गया, दालचीनी हो गया, तुलसी के पत्ते हो गए, करंज के फूल हो गए, इसका काढ़ा को करके और उसको ऐसे चलाते गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको लगाने से ना नए नए बाल आने लगते हैं। और नए बालों में आने हैं, स्काल्प पे लाना है तो आप लोगों को जो ये रहता है भृंगराज रहता है, भृंगराज से सिद्ध कोई भी तेल का प्रयोग करिए। और नया लाना है तो असाना, असाना जो रहता है विजय सर, उसका आप लेप लगाइए, उससे नए बाल आते हैं। और उसका काढ़ा ही पीजिए। हमारे सर के फॉर्मूला बुक में है अष्टनादी योग,
तो बालों के लिए अच्छा है। यही चीज का एप्लीकेशन यहाँ पे भी करना है कि बाल लाना है तो अस्नादि योग हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, अभी इंटरेक्टिव सेशन में आप लोग आएंगे तो मैं आप लोग को बता दूंगा क्या क्या है उसमें। तो उसका अगर काढ़ा पिया जाए तो उससे ना नए नए बालों का ग्रोथ हो जाता है। अब आता है दूसरा बात कि अभी कृमि जन्य है तो आप लोग इंटरनल दवाई में कृमिघ्नगण का काढ़ा दे दीजिए। मैंने ये सब तो ले पता है, कृमिघ्नगण का, कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, और कृमि की चिकित्सा करिए। अगर कृमि मिल रहे हैं तो ऊपर से तो आपने कर दिया, सुई को गर्म करके और लेंस से आपने देख के उसमें करके खींच के निकाल दिया, कैसे भी आपको कृमि को नष्ट करना है। और दूसरा बता रहे हैं कि कृमि और निदान परिवर्जन, आशापकर्षण और प्रकृति विघात। ये जो कृमि की चिकित्सा सिद्धांत है कि गुड़ खाने को दीजिए पहले, फिर उसके बाद में कृमि को मारने की दीजिए। आशापकर्ष, जो आशय में चिपके हुए हैं कृमि, उनको निकलने के लिए गुड़ देंगे तो वो आशय को छोड़ के और यहाँ आते हैं। और प्रकृति विघात मतलब दूध और अभिसंधि पदार्थ, चॉकलेट्स वगैरह खाना बंद कर दीजिए, दही वगैरह खाना बंद करा दीजिए। और फिर आशा कवर निदान परिवर्जन करना है कि वह चीज ना हो। प्रकृति विघात मतलब विरेचन दे देना है, प्रकृति विघात मतलब विरेचन देके शुद्ध करना है। तो इस तरह से कृमि की चिकित्सा होगी। केमोथेरेपी की वजह से हो रहा है तो केमोथेरेपी में क्या साइड इफेक्ट हुआ है बॉडी को, कभी कभी वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होता है, तो पित्त शामक सारी चिकित्सा करना पड़ता है। जैसे गुलकंद दे दिया, आंवले का मुरब्बा दे दिया, सुटशेखर दे दिया, कामदूधा दे दिया, प्रवाल पंचामृत दे दिया। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो पित्त शामक द्रव्य है। इसका गैरिक भस्म हो गया, षडधरन चूर्ण हो गया, अविपत्ति का चूर्ण हो गया, ऐसे बहुत सारे, लघु सुटशेखर हो गया, सुटशेखर रस हो गया। जैसा कंडीशन है उस हिसाब से करके हमें क्या करना है कि वहां पे हमें पित्त की चिकित्सा करना है केमोथेरेपी में। साथ में हमें कुछ रसायन द्रव्य देने होते हैं, जैसे ब्रह्म रसायन दे दिया, आमलक आदि रसायन दे दिया, और साथ में ये सारा लेप भी करते रहिए। तो जो बाल गए हैं केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से वो फिर से आने लगते हैं। ये हो गया। नहीं तो सारिवा कल्प, जिस तरह से आप लोग शतावरी कल्प बनाते हैं वैसे अनंता कल्प या सारिवा कल्प बनाया जाता है, यहाँ महाराष्ट्र में मिलता है। उसका प्रयोग अगर करते हैं तो इससे केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट जो होते हैं बॉडी में, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अगर पित्त का प्रकोप होने के वजह से बाल झड़ गए तो उसमें पित्त शामक सारी चिकित्सा करना पड़ता है। कभी कभी लोग ना समुद्र के किनारे जाते हैं, समुद्र का दूषित जल उसमें नहा लेते हैं, वो भी केमिकल फैक्ट्री या गटर जो रहता है वो खोल दिया जाता है। मुंबई में तो बहुत जगह ऐसे पॉल्यूटेड समुद्र का पानी मिलता है। वहां पर जाने के बाद लोग आते हैं ना तो उनके ऊपर के बाल, नीचे के बाल सब उड़ जाते हैं। उसको एलोपेशिया कुछ तो ऐसे बोलते हैं, सर्वैलिस ऐसे कुछ तो बोलते हैं। तो उसमें पूरे सब जगह के बाल उड़ जाते हैं, प्यूबिक हेयर के भी बाल उड़ जाते हैं, पूरे बॉडी के एक बाल नहीं रहते हैं। उसमें हमें फिर विष की चिकित्सा करनी पड़ती है। मतलब अगध की द्रव्य, जैसे चंपकादि अगध दे दिया, या फिर दशांग अगध दे दिया, या फिर सुश्रुत संहिता में बहुत सारे अगध द्रव्य हैं, जैसे कि तुलसी हो गया, मंजिष्ठा हो गया, शिरीष हो गया, सप्तपर्ण हो गया, बहुत सारे अगध द्रव्यों का काढ़ा बना के देना है। और फिर क्या करना है कि ये सारे लेप हैं ये रोज लगाते रहिए, तो सारे बाल अच्छे आते हैं। शोधन दे देना है तो उससे बाल अच्छे हो जाते हैं। जो मैंने अपने सर लोगों से सीखा है और मैंने किया है, जो मैं बता रहा हूँ उसका 100% रिजल्ट आता है। एक भी मेरा जो शब्द है वो फेलियर नहीं होता है, रिजल्ट आता है मतलब आता है। जो चीज मुझे मालूम नहीं है और मैंने कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, वह चीज मैं यहाँ आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे कभी भी नहीं बताता हूँ। मैं वही बताता हूँ जो मैंने देखा है। और जो गधे का लिद का बात है ना, आजकल कोई नहीं करता है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, मैंने तो नहीं किया है, कि पहले जो दुबई था, जो संयुक्त राज्य अमीरात का देश था, वह आज से 30-40 साल पहले कुछ नहीं था। वहां पे केवल रेगिस्तान था और वहां पर केवल गधे ही गधे थे। तो वहां के जो ये थे ना, जो हिज हाइनेस जो थे, अभी उनकी डेथ हो गई, तो वो जो थे बादशाह जो थे, उन्होंने कहा कि गुजराती एक बिजनेसमैन को बुलाया और बोले कि आप डेवलप करिए, हमारे बिजनेस करिए और हमारे देश को डेवलप करिए। तो फिर उन्होंने, वो गुजराती बिजनेसमैन गए और उन्होंने बहुत अच्छा करार किया। फिर उन्होंने नए नए चीज़ बनाए, सबसे बड़ा मॉल बनाना है, सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा बनाना है, मतलब, और उन्होंने टेक्नोलॉजी भी लाई। लेकिन वहाँ पे जो सबसे पहले बिजनेसमैन एक गुजराती ही गए और उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो वो गुजराती लोगों के कंपनी से मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे, तो वो मुझे मिले थे। वो बोल रहे थे कि वहाँ पे गधे के लिद का ये निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है और आईब्रोज में यूज किया गया, वहाँ पे रिजल्ट अच्छा आया। तो ये मैंने जो अपने ग्रंथों में चेक किया, वेरीफाई किया, तो ये सच में लिखा है। और यह अनुभविक योग है, इसका प्रयोग होता है मेडिसिन के रूप में। वहाँ के लोग नहीं यूज करते हैं, वहाँ इंडियन लोगों ने ही यूज किया। वो लोग मुस्लिम लोग हैं, वो मल मूत्र और गौमूत्र और ये सब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
आप लोग भी इसका प्रयोग करिए और फिर हमें भी बताइएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक और भी एक स्टोरी बताने वाला हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों उड़ाया। मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद के इतने सारे ग्रंथ थे हमारे, उसको क्या बात का प्रॉब्लम हुआ कि उसने सारे ग्रंथ जला दिए। उसका एक बहुत बड़ा स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले मैं देखता हूँ कि कितने लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, फिर मैं वो बताऊंगा, नहीं तो इंटरेक्टिव सेशन में बताऊंगा और सच्ची कहानी में बताऊंगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के सारे किताबें क्यों जलाई थी, उसका क्या असली में साइंस है, मतलब उसका क्या कार्य है, कार्य कारण भाव है कि क्यों जलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। डॉक्टर शक्ति सोनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हिमांशी बैलाल जी, हिमांशिनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रामायोध्या शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको। ये बोल रहे हैं फीमेल में लॉस ऑफ लिबिडो है तो क्या देना चाहिए। फीमेल में अगर लॉस ऑफ लिबिडो है तो पुष्प धनवा रस दे दीजिए। मेरे पास एक ईडी ऑयल आता है जो पुरुषों के लिए होता है, वही ऑयल को आप ऐसे कॉटन का स्वैब लेके ऐसे डिप करके वहां पे लेबिया मेजोरा माइनोरा और क्लाइटोरिस उस पर लगा दीजिए। 2 घंटा पहले लगा दीजिए, जिस दिन भी ये करना है, इंटरकोर्स करना है उसके 2 घंटा पहले लगा दीजिए। ठंडा पानी ठंडा हवा नहीं लगना चाहिए और वो लगा दीजिए। और उसके बाद देखिए लॉस ऑफ लिबिडो पूरी तरह से, इतना एक्साइटमेंट होता है, इतना होता है ना। वो ईडी ऑयल है, उस इसके बारे में मैं एक लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है, उसमें क्या कंटेंट्स है। और ऐसे इंटरनल दवाइयों में आप जैसे पुरुषों का जो हम वृक्ष योग देते हैं ना, वैसे स्त्रियों को भी अश्वगंधा हो गया, मुसली हो गया, कपी कच्चू का बीज हो गया, उसका चूर्ण हो गया, फिर विदारी हो गया, ये सब देते हैं। प्याज खाने को देते हैं हम लोग, तो उससे लॉस ऑफ लिबिडो ठीक होता है। लेकिन वो ईडी ऑयल का आप यूज करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वो ऑयल कभी भी फेल नहीं हुआ है आज तक। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रत्नेश दास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शक्ति सोनी जी बोल रहे हैं, हाँ सॉरी मेरे को ये बोलने को नहीं आ रहा था, एलोपेशिया टोटैलिस बोलते हैं। हाँ, एलो जिसमें मैंने बोला ना समुद्र के पास जाते हैं, गंदा पानी में नहा लिया, जैसे नदी का पानी हो गया, तो उसमें ये सारे योग तो काम आते ही हैं। लेकिन वो होता है गंदा पानी का सेवन, तो उसमें अगध का सेवन करना चाहिए, शरीर का शोधन करना चाहिए। और फिर ये जो लेप मैंने बताया वो सब का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसको एलोपेशिया टोटैलिस बोलते हैं। जो जहाँ आईब्रोज के भी बाल उड़ जाते हैं, सिर के भी बाल उड़ जाते हैं, एक्जिला का भी बाल उड़ जाता है, प्यूबिक हेयर भी उड़ जाते हैं, उनमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। धतूर के बीज का उपयोग किस व्याधि में कर सकते हैं। धतूर के बीज का तो ये जो हमारा सुच्छेकर रस है ना, उसमें भी उसका ऐसे बोलते हैं ना, व्योश उन्मत्त बीजम चा, मतलब उसमें हमें भावना देने के लिए बोला है। तो व्योश के बीज का तो प्रयोग बहुत सारे अपने द्रव्यों में किया गया है। यहाँ पर सुच्छेकर रस का आप देखिए उसमें लिखा है कि धतूरा के बीज का ये दिया है, भावना दिया है। डॉक्टर मोनिका मैम नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी को उड़ाया। उसमें एक स्टोरी है और सच्ची कहानी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज मैंने जो अपने सर का ये जो है ना पुराना 500 साल पुराना जो नोट्स, उसमें मैंने पढ़ा और मुझे बताने का मन कर रहा है कि वो क्यों है। वो एक असली स्टोरी है और ये मराठी में लिखा हुआ है सारा स्टोरी। उस जमाने के वैद्य लोगों ने लिखा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों जलाया गया, मैं बताऊंगा आप लोगों को। प्रीति जी नमस्ते प्रणाम आपको। हाँ, डॉक्टर स्मिता जी बोल रही हैं कि आईब्रो वाइट हेयर्स में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसमें भी कृमि कृमि का इतिहास देखिए, कृमि होते हैं वहाँ पे। अगर कम एज में आईब्रो वाइट हो रहे हैं तो उसमें आप लेंस से देखिए कृमि होते हैं, कृमि को निकाल के यही सब लेप लगाने को बोला गया है। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते। और जब एज रिलेटेड हो रहा है, आईब्रो वाइट हो रहे हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, उसमें केवल आपको डाई करके कलर कर सकते हैं। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिव्या अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं जो भी बताता हूँ ना, इसका प्रयोग आप लोग भी करिएगा। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। ये कृष्ण मुरारी जी, आपने तंबाकू दिवस का कुछ लिखा है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि आप अनावश्यक चीज़ें फेसबुक वॉल पे लिख देते हैं। अगर आप फिर से लिखेंगे तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको यहाँ से। कृपया इससे बचिए कि हमें मजबूर ना करिए, कुछ भी अनावश्यक चीज़ें न लिखें। तंबाकू दिवस, ये दिवस, वो दिवस, केवल यहाँ से सब्जेक्ट रिलेटेड बात ही करिए।
डॉक्टर विवेक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। ये बोल रहे हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन में क्या देना है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन पे मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब पे, आप देखिए आयुष दर्पण के, जब उसका टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा। डॉक्टर रमेश गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रकाश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मुनीश शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सब लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आयुष दर्पण का डिग्निटी मेंटेन रखिए हर समय। ऐसे प्रश्न ही पूछिए जो रेलिवेंट क्वेश्चन है। इररिलेवेंट क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो फिर या फिर कुछ पोस्ट करेंगे तो आपको हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। इसीलिए आप हमेशा सावधानी रखिए। हम आपको सम्मान करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म का भी सम्मान बनाए रखिए। मैं अपना ये नंबर देता हूँ, किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो आप कृपया पूछ सकते हैं। देखिए मैंने अपना नंबर दे दिया है। 8:15 हम लोग फिर मिलेंगे और फिर हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में चर्चा करेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम।